अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और आज के पॉलिटिकल तज्ज़िया और तबसरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैंने आप लोगों के साथ पूरे 11 पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज आपको दिखानी है, सुनानी है, बतानी है। जल्दी से रन डाउन मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आज का रन डाउन बताऊँ, हमारी एक सारिफ हैं, उन्होंने लिखा था कमेंट सेक्शन में कि आप पहले पूरा रन डाउन बताती हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन आप पॉइंट्स को डिस्कस करती हैं, तो उसकी वजह से आपको नहीं लगता ये ठीक नहीं है, आप डायरेक्ट पॉइंट्स पे आ जाया करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमारा फॉलोअर या जो भी हमारा सब्सक्राइबर जब वीडियो को देखता है तो एटलीस्ट उसको शुरू में ये पता होना चाहिए कि आज के व्लॉग में कितने पॉइंट्स डिस्कस होने जा रहे हैं और किस किस पॉइंट पे बात होने जा रही है, ताकि उसकी मर्जी का जो कंटेंट है वो उसको देख सके। और अगर हम डायरेक्ट शुरू हो जाएंगे तो फिर सारे पॉइंट्स को आप थंबनेल पे नहीं लिख सकते। मजबूरी ये है कि जैसे आज मैं 11 पॉइंट्स पे बात करने वाली हूँ, तो 11 के 11 पॉइंट्स अगर मैं लिख दूंगी थंबनेल के ऊपर तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना लंबा थंबनेल बन सके। चलिए जनाब, मैं आपको बता देती हूँ आपके जो इसका रनडाउन है वो क्या है, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि आज हम किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। आज मैंने आप लोगों को बताना है कि उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस की जो बेटी है वो इमरान खान के साथ मिलने के लिए 2 दिन जो है वो लगातार जाती रही जमान पार्क में। और क्यों जाती रही, उनका क्या मकसद था, वो मैंने आपको बताना है। और एक ऐसी मैंने आपको अंदर की खबर बतानी है जो शायद अभी तक आपको किसी ने ना बताई हो। और कुछ ऑडियो वीडियो लीक्स हुई हैं जो कि आप लोगों तक नहीं पहुंची लेकिन हम लोगों तक पहुंच गई हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताना है, जो कि सीजे के हवाले से है। जी हाँ, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हवाले से है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत जो है वो शदीद नासाज हुई है। बहुत सारे लोगों को ये तो बता दिया गया है कि उनको बुखार और जिस्म दर्द और नज़ला और फ्लू और पता नहीं बुखार हो गया है, लेकिन वो जो जिस्म दर्द कर रहा है ना वो क्यों कर रहा है उसके अंदर की खबर मैं आपको दूंगी। साथ ही साथ आज मैंने आपको बताना है जनाब कि जो फेस सेविंग की गई है वो किस वजह से की गई है। और साथ ही मैंने आप लोगों को बताना है कि उमर अता बंदियाल साहब और उनके साथ जो 2 साथी हैं वो बहुत शदीद ट्रबल में फंस गए हैं। वो कौन सी ट्रबल है आज मैंने आपको उसके बारे में भी बताना है। आज मैंने इमरान खान के प्रीवियस जो क्लिप्स हैं वो भी आपको सुनवाने हैं कि पहले वो क्या कहा करते थे और अब वो क्या कहते हैं। वो सारी बातें आपको याद है ना, भैंसों वाली के किस तरह से हम यूनिवर्सिटीज बना देंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस को, और 34 लाख की उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उन्होंने भैंसें रखी हुई थी कई सालों से, उनको बेच दिया था। और जो कुछ भी उन्होंने किया था वो सारा प्रीवियस कच्चा चट्ठा जो है वो मैंने आज आपके सामने रखना है, क्योंकि हमारी कौम की आपको पता है याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, तो जब उनको चीज़ें सामने आती हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैंने बात करनी है कि किस तरह से वो कहते हैं ना, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब इन्होंने पीटीआई वालों ने जनाब जी मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। मुज़ाकरात करना बुरी बात नहीं है, मुज़ाकरात करना तो हर सियासी जमात का जो है वो हक होता है। लेकिन जब आप अपने लोगों के सामने इतना हार्ड स्टांस ले लो कि हम मर भी जाएंगे और हम बातचीत नहीं करेंगे, तो उस बातचीत के अंदर की कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करनी है। उसके अलावा मैंने आज आपको बताना है कि जो पिंकी आंटी हैं वो 11 दिन के चिल्ले पर बैठ गई हैं मुबैना तौर पे, और वो क्यों बैठी हैं उसकी रीज़न भी मैंने आज आपको बतानी है। आज मैंने आपको जो इमरान रियाज खान है उनका एक झूठ जो है वो भी मैंने आज आपके सामने रखना है, उसका वीडियो की सूरत में आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ मैंने आपको बताना है कि खान साहब जो है उन्होंने अब सियासत छोड़ के तबलीग का काम जो है वो शुरू कर दिया। उसके लिए उन्होंने पैम्फलेट्स भी बांटना शुरू कर दिए हैं और तारिक जमील साहब के नक्शे कदम पर वो चले गए हैं, तो वो वीडियो भी मैंने आज आपको दिखाना है सबूत के साथ। इसके अलावा चाइना से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और वो खुशखबरी मैं आपको जब बताऊंगी तो आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा, वो भी मैंने आपको बताना है। और साथ ही आपको बताना है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग गई है, पार्लियामेंट के अंदर वो एंटर नहीं हो सकते। ये सारी पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रख लिए हैं, ताकि मैं एक एक पॉइंट जो है वो सबूतों के साथ आपको बताती भी जाऊँ और दिखाती भी जाऊँ। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं जी उमर अता बंदियाल साहब की जो बेटी है सहर बंदियाल। आपको पता है कि पीटीआई ने उसको नवाजा हुआ था और पैमरा में उसको जॉब दी हुई थी। और ये जो सहर बंदियाल साहिबा हैं ये पिछले 2 दिन से लगातार, खास तौर पे ईद के जो 3 दिन थे उनमें लगातार ये जवान पार्क में बार बार आ जा रही थी। और इनके बार बार आने और जाने का जो मकसद था वो था पैगाम रसानी। उमर अता बंदियाल का मैसेज लेकर वो इमरान खान तक पहुंचा रही थी और इमरान खान का जो मैसेज है वो इधर पहुंचा रही थी। लेकिन आप कहेंगे कॉल भी तो कर सकते थे ना, तो कॉल नहीं कर सकते थे। कॉल इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि कॉल हर एक की टेप होती है, चाहे वो कोई भी सियासतदान हो। उन्होंने जब किसी को सेट करना होता है तो उन्होंने रिकॉर्डिंग्स ही आपकी सुनानी होती हैं। तो वो जनाबे अली कॉल्स जो है ना उसी से बचने के लिए, वरना वो शुरू हो जाता है, हेलो राफिया अब क्या बनेगा, हाय राफिया। तो उस राफिया की कहानी से बचने के लिए जो सहर बंदियाल है ये बार बार इधर उधर आ जा रही थी। अभी तक आपने जो न्यूज़ सुनी होगी ना वो सिर्फ इतनी सुनी होगी कि जो उमर अता बंदियाल हैं वो मैसेज पहुंचा रहे थे अपनी बेटी के थ्रू कि भाई मैंने आपकी वजह से जितनी टक्कर लेनी थी वो मैं ले चुका हूँ, मेरी राफिया भी बदनाम हो गई है, मेरी खासिया भी और मेरी आफिया भी, और अब मेरी आफियत का सवाल है
कि मैं अब मज़ीद टक्कर लेने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो मुत्तहिद है और जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया है। इसलिए अब मेरी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है पावर यहाँ पर, और अब इसके आगे मेरे पर जो है वो जलते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। खान साहब जो हैं वो लगातार सहर बंदियाल के थ्रू जो है वो मैसेजेस भिजवा रहे थे उमर अता बंदियाल को, लेकिन उमर अता बंदियाल ने उनको ये मैसेज जो है वो भिजवा दिया कि बस जी बस, बस भी बस, मुलाकात नहीं चीफ साहब, इसके आगे अब बात नहीं चीफ साहब। उसकी रीज़न क्या है और उमर अता बंदियाल साहब को बुखार क्यों चढ़ा, उनके जिस्म में दर्द क्यों हो रहा है और उनको इतनी ज़्यादा फ्लू की शिकायत क्यों हो रही है, वो मैं आपको बताती हूँ कि दर्दों की वजह क्या है। दर्दों की वजह यह है कि आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों हेलो राफिया, आप लोगों ने उनकी सास की मुबैना जो ऑडियो कॉल लीक थी वो आपने सुनी थी। सियासत की तज्जिए करते हुए और जो हम आम पाकिस्तानी अवाम है उन सबको ये पता चल गया है कि जिसकी भी ऑडियो लीक होती है वहां से एस्टैब्लिशमेंट के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट अब किसके साथ है, यानी कि जिसकी ऑडियोज लीक हो रही होती हैं उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ नहीं होती। ये मेरा एक अंदाजा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में आपने देखा कि ये जो ऑडियो लीक हुई ये वो ऑडियो थी जो सबसे कमजोर तरीन ऑडियो थी, यानी इससे जो स्ट्रॉन्ग वाली ऑडियोज थी ना जिनको सुनने के बाद भौंचाल आ सकता है, वो ऑडियोज अभी तक अवाम ने नहीं सुनी। अब मैं आपको अपनी इतलात के मुताबिक बताती हूँ कि वो ऑडियोज कितनी है। वो ऑडियोज हैं जी चार ऑडियोज हैं, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उन ऑडियोज में क्या क्या है। उसमें से जो 2 ऑडियोज हैं ना वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ है मुबैना तौर पे। किसकी? उमर अता बंदियाल साहब की। और उसमें बातचीत क्या चल रही है? उसमें बातचीत चल रही है केस को फिक्स करने की, यानी कि शाह महमूद कुरैशी को रिपोर्ट किया जा रहा है कि जनाब अली केस में अब हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। ठीक है, 2 ऑडियोज हो गई। तीसरी ऑडियो में क्या है? तीसरी ऑडियो जो है वो डायरेक्ट उमर अता बंदियाल साहब की किसके साथ है? इमरान खान साहब के साथ मुबैना तौर पे। उसमें भी वो बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि साहब मैंने ये प्लान किया हुआ है, अब आगे ये होगा ये होगा ये होगा। चौथे नंबर पे जो खतरनाक तरीन ऑडियो है वो किसकी है? गेस करें, कर लिए गेस? चले मैं आपको बताती हूँ। वो है जी उमर अता बंदियाल साहब की मिसेस की। हेलो राफिया, राफिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये 4 ऑडियोज जो हैं ये उमर अता बंदियाल साहब के सामने रख दी गई, उनको सुना दी गई और उनको बता दिया गया कि हाँ जी भाई हुन दसो की करना है। उसकी वजह से उनके जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया, उनको बुखार चढ़ गया, उनको कपकपी तारी हो गई और उसकी वजह से वो परेशान हुए। उसी की वजह से जब ये समात हुई तो समात का वो अहवाल नजर ही नहीं आ रहा था। वो जो कहते थे टक्कर होने वाली है, वो जो कह रहे थे टक्कर के लोग हैं, वो जो कह रहे थे कि देखना उमर अता बंदियाल जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2 सीजे तो बोल, चीफ जस्टिस के अलावा जो 2 जस्टिस साहब बैठे हुए थे ना वो तो बोले ही नहीं, उनकी तो आवाज ही नहीं निकली। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हमारी भी राफिया रूफिया सारी बदनाम हो जाएं तो बेहतर है कि हम ना बोले। तो ये थी वो रीजन जिसकी वजह से सहर बंदियाल को बार बार जो है वो जमान पार्क भेजा गया और बताया गया कि वही हुन सारा कुछ हो गया जे, तो आडियां भी उन्होंने सानू 2-4 सुनवाइयां ने, और आपके साथ जो हमारी बातचीत हो रही थी वो सारी उनके पास पहुंच चुकी है जो सबके बाप होते हैं। तो इसलिए अब हम मजीद टक्कर नहीं ले सकते, तो बराए मेहरबानी आप भी बैकफुट पे आ जाएं। जैसे ही वो बैकफुट पे आए हैं साथ ही परवेज इलाही का बयान आ गया, और परवेज इलाही ने कहा कि जी हमने तो इमरान खान के मशवरे से जो है वो ये बातचीत का आगाज किया है, और साथ में ये कि असम्बलियों को जो है ना वो बहाल किया जाए। ये परवेज इलाही ने क्या कहा, खुद सुन लें। नहीं, मैं मेरी इस हवाले से नहीं बात हुई, लेकिन आप देखें ना जो वाकयात जिस तरफ जा रहे हैं, हमारे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, स्पीकर पंजाब असम्बली के सब्तैन खान साहब, इन्होंने खुद खान साहब से पूछ के अप्लाई किया कि असम्बली को बहाल करें। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया। अच्छा, अब इसके आगे जो कहानी है ना वो और भी ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प मोड़ लेती है क्लाइमेक्स कहानी का। वो ये कि वो उमर अता बंदियाल जो ये कहते थे कि छोड़ूंगा नहीं और वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ेगा, और खान साहब जो है वो टक्करें ले रहे थे। तो अब हुआ क्या है कि जो पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट जो सबसे हमारा सुप्रीम इदारा है, उन्होंने पार्लियामेंट ने कायमा कमेटी चीफ जस्टिस यानी कि उमर अता बंदियाल को और उनके जो साथी 2 जजेस हैं यानी कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहर नकवी, इनको तलब कर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज़, इनको तलब कर लिया है और अब उन्होंने इनका जो है ना वो एहतसाब करना है। समझ आई? तो आने वाले दिनों में टक्कर के लोग जो हैं वो टक्कर गए हैं, वो उधर के टक्कर के नहीं थे, वो इधर से टक्कर गए हैं बेसिकली। अच्छा, अब मैंने आपके साथ शेयर करनी है जी अगली खबर। अगली खबर है, चौथी खबर, वो है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। जेल के अंदर अली अमीन गंडापुर को एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वो थी शहद की। मतलब वो वहां पे खाना तो उनको मिल रहा था, दाल रोटी तो उनको मिल रही थी, लेकिन शहद नहीं उनको मिल रहा था।
तो उन्होंने क्या किया कि जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे सखर के, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए ज़रा कुछ इंतजामात कर दें और मैं बाहर निकलूंगा तो आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आपको पैसे भी दूंगा। तो आप जो है ना बराए मेहरबानी मुझे यहाँ पे शहद की सप्लाई रखें, क्योंकि सारा दिन मैं इतने वेला बैठा रहना था। मैं करदा कि पहले मैं जुल्फों में हाथ फेर लेता था, अब तो मेरे बाल कट गए हैं तो मैं बालों में भी नहीं हाथ फेर सकता। तो मुझे बराए मेहरबानी जो है ना आप शहद की सप्लाई जारी रखें। अब बताया जाता है कि जो सुपरिटेंडेंट जेल थे, इन्होंने उनको कहा कि ठीक है जी आपको शहद की सप्लाई मिलती रहेगी। उस शहद की सप्लाई के चक्कर में और कुछ उनको खास फेवर्स दी गई थी, कुछ उनको वहाँ पे सहूलियात दी गई थी, उस चक्कर में फाइनली पता चल गया, जो सबके बाप होते हैं, तो उन्होंने एक्शन लिया और अब जो है ना सखर के जेल सुपरिटेंडेंट उनको मुअत्तल कर दिया गया है। और अब जिनको वहां लगाया सोचें वो अली अमीन गंडापुर का क्या हाल करेंगे, मुझे तो तरस आ रहा है, यकीन करें। अब चलते हैं जी पांचवी खबर की तरफ। हामिद मीर साहब जो है ना वो पुराने पुराने क्लिप्स इकट्ठे करके अपने प्रोग्राम में चलाते हैं। तो हालिया दिनों में वो दोबारा से आए और उन्होंने आकर कहा कि नियाजी साहब जो हैं वो पहले क्या कहा करते थे, बाद में क्या कहा करते थे, खुद ही सुन लीजिए। अखबारात की हेडलाइंस हैं वो क्या है, वो हेडलाइंस आप देखें कि उसमें यह कहा जा रहा है कि ऑर्डर्स केम फ्रॉम एल्सवेयर व्हाइल आई वाज पीएम सेज इमरान, यानी कि मैं बेख्तियार था और अहकामात कहीं और से आते थे। तो ये इमरान खान साहब जो जब से हुकूमत से निकले हैं तो उन्होंने ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी हैं जो उन दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जब वो बतौर वजीर आजम हमें सामने बिठा के बहुत सी बातें किया करते थे। और जब वो वजीर आजम थे तो एक दफा मेरे समेत कुछ दीगर सहाफी उनके सामने बैठे हुए थे, जरा देखें वो हमें क्या कह रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। ठीक, एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। डिसीजन आप लेते हैं? ऑब्वियसली मैं लेता हूं। एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूं। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, अभी कराची में मदद की, जब बारिशें आ रही थी, कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जब मुल्क पे पैसा नहीं था। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। आप खुद ही फैसला कर लें कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो क्या कह रहे थे और अब वो वजीर आजम नहीं है तो क्या कह रहे हैं। बल्कि आज तो उन्होंने तख्त भाई में एक जलसे से खिताब करते हुए ये भी कहा है कि ये जो उनके सियासी मुखालफिन को एनआरओ दिया जा रहा है तो ये गद्दारी है। तो किसको कह रहे हैं वो गद्दार? कौन एनआरओ दे रहा है? ये गद्दार वो किसको कह रहे हैं? बड़ा अहम सवाल है। अभी मैं आपको एक और क्लिप उनका सुनवाना चाहती हूँ खान साहब का, जिसमें आपको याद होगा कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने क्या कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। वो क्या कहते थे कि मैं सिर्फ 2 मुलाजमीन रखूंगा। वो क्या कहते थे कि मैं साइकिल पे जाऊंगा, लेकिन साइकिल पे जाने के बजाय जब वो जहाज में जाना शुरू हुए थे तो आपको याद है ना फवाद डब्बू साहब ने कहा था कि तो 50 रुपए लीटर वाले पेट्रोल पे जाते हैं। पेट्रोल पे, या वो क्या होता है, यानी जो फ्यूल होता है जहाज का, पेट्रोल तो नहीं होता, वो खास किस्म का फ्यूल होता है आई थिंक। तो उन्होंने क्या कहा था, वो 50 रुपए लीटर आता है, ऐसे ही कहा था ना। और फिर जनाब अली क्या कहा, सुन लीजिए। 524 मुलाजिम हैं। मैं एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने आपको बताया मैं नहीं रह रहा। 2 मुलाजिम रखूंगा, 2 गाड़ियां रखूंगा। ये गवर्नर हाउसेज में कोई हमारा गवर्नर नहीं रहेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे कि जब एक मुल्क का सरबरा पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज्जत चली जाती है। कहीं भी दुनिया में एमएनए और एमपीए को डेवलपमेंट फंड नहीं मिलते, लेकिन डेवलपमेंट होती है बल्दियात में। हमने बड़ा चैलेंज लिया, 50 लाख घर बनाने हैं, सस्ते घर 5 सालों के अंदर देंगे, सूद के बगैर कर्जे देंगे नौजवानों को। मैं उन चंद पाकिस्तानियों में से हूं जो सारा पाकिस्तान फिरा हूं। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया। अब हम चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट से पहले मैंने आपको पंजाबी की ना एक कहावत बतानी है। वो कहते हैं, हुन आई खोती बोर्ड थले। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता चला उनको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। बोर्ड बेसिकली एक दरख्त होता है, बोहड़ का दरख्त होता है, ठीक है। और खोती कहते हैं गधे को। तो हुन आई खोती बोर्ड थले, यू नो।
यानी कि अंडर ट्रायल। अब पता चलेगा, ठीक है। तो बातचीत का सिलसिला जनाब जी शुरू हो गया है और वो कहते हैं कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, यानी कि बंदा पहले ही वो बात ना करे जिसको आप निभा ना सकते हो। गलती हो जाना एक अलग बात है। अब देखिए ना कि जब आपने कहा कि हम मर भी जाएंगे तो हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, ऐसे में आप बातचीत के टेबल पे कैसे फौरन बैठे हैं? कैसे बैठे हैं कि जब ऑडियोज लीक हो चुकी हैं, जब पता चल गया है कि उमर अता बंदियाल भी पीछे हो गए हैं, जब पता चला है कि उनके साथ जो 2 जस्टिस हैं उनके साथ भी अब जस्टिस होने वाला है, तो फौरी तौर पर शाह महमूद कुरैशी और साथ में डब्बू साहब जो हैं वो बाहर निकले और उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। और मुज़ाकरात की मेज़ पे मेरा ख्याल है सामने मैंने जो देखा था क्लिप, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी बैठे हुए थे, एक खातून थी और भी लोग थे। तो किस तरह से सर झुकाए बैठे हुए थे और जो उनकी हालतें थीं वो मुझे देखकर याद आया कि किस तरह से ये लोग इनके अंदर एक फ़िरौन होता था, इनके अंदर जो है वो किस तरह की चीज़ें होती थी। खान साहब क्या कहा करते थे? खान साहब करप्शन की कहानी से होते हुए धांधली की कहानी तक पहुँचे, फिर अच्छी अंग्रेज़ी की कहानी से लेकर तब्दीली तक पहुँचे और फिर नया पाकिस्तान की कहानी से लेकर वो कट्टे, वच्छे और मोरों वाली कमीज़ तक पहुँचे और फिर वहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर से होते हुए आलम इस्लाम के लीडर बनते हुए और मलेशिया की वो क्या कहते हैं, मलेशिया में जाके जो उन्होंने तकरीर करनी थी और फिर पीछे हट गए और फिर जो अपने हमले का उन्होंने ड्रामा रचाया, वहाँ से होते हुए कि ज़बरदस्त नाकामी के बाद जो है फाइनली उन्होंने कहा कि सियासी जमातें तो हमेशा आपस में बातचीत करती हैं। तो ये बात तो हमने बचपन में जान ली थी कि बद से बदतरीन हालात में भी आपने बातचीत का सिलसिला बंद नहीं करना होता, बातचीत को आपने जारी रखना होता है। लेकिन खान साहब को 75 साल 70 साल की उम्र में आके अब समझ आया, तो अगले 175 साल तक खान साहब क्या कहेंगे? खान साहब तो शायद अल्लाह ताला पे भी नौजुबिल्लाह इल्ज़ाम ना लगा दें कि मुझे अगले 75 साल नहीं मिले क्योंकि मैं कब्र में पहले आ गया, अल्लाह माफ़ करे, सबने दुनिया से जाना है, तो इस वजह से जो है ना वो मुझे मौका नहीं मिल सका, तो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है पिंकी आंटी के बारे में। पिंकी आंटी जो हैं वो एक नए चिल्ले पे बैठ गई हैं 11 दिन के लिए और उन्होंने खान साहब को ये तसल्ली दी है कि जो भी आपके ऊपर इस वक्त गर्दाब आया हुआ है, भंवर में आप फंसे हुए हैं, यानी टॉर्नेडो आपके ऊपर जो घूम रहा है, वॉर्टेक्स आपके ऊपर घूम रहा है, वो बेसिकली इसलिए घूम रहा है कि सितारों की जो चाल है ना वो ज़रा बड़ी तेज़ थी। तो सितारों की तेज़ चाल की वजह से आपके ऊपर ये मुश्किलात आई हैं। तो उन सितारों की चाल को, तेज़ चाल को थामने के लिए मैं 11 दिन के चिल्ले पे जा रही हूँ। तो ये खबर मुझ तक पहुंची है मुबैना तौर पे। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन टिकर्स चल रहे थे तो मैंने देखा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो हमेशा से अपनी उन्हीं चीज़ों के ऊपर कायम है। और मैं ये कहती हूँ कि जर्नलिस्ट को चाहिए कि अगर वो एक चीज़ को कंडेम कर रहा है तो दूसरी साइड से जो हो रही है फिर उसको भी वो कंडेम करे। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जो है मरियम नवाज की ऑडियोज लीक हुई थी और जिस वक्त लीक हुई थी वो बेसिकली एक व्हाट्सएप चैट थी जो उनकी लीक हुई थी। उस वक्त जब मरियम नवाज की लीक हुई थी ऑडियोज, तो ये क्या कहा करते थे मौसूफ, और अभी जो हेलो राफिया यानी कि चीफ जस्टिस की अब जो सास साहिबा की ऑडियोज लीक हुई हैं जिसके बाद उनको बुखार भी हो गया है, फ्लू भी हो गया, उनकी तबीयत भी खराब हो गई है, तो अब वो क्या फरमा रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। मरियम नवाज साहिबा की एक और ऑडियो आई है। इस ऑडियो को मैंने बहुत गौर से सुना है और बहुत दफा सुना है। इससे पहले जो मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो आई थी, इससे पहले कि मरियम नवाज साहिबा कोई मौक़िफ़ देती, मैंने पहले ही कह दिया था कि ये ऑडियो बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको पहले ये कह दिया था कि ये किस दौर की ऑडियो हो सकती है और ये ज्यादातर व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। पाकिस्तान के मीडिया ने कैसे फैसला किया कि ये आवाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सास साहिबा की है, कैसे पता चला? गौर करें ना इस बात के ऊपर। क्या किसी मीडिया ऑफिस ने या मीडिया हाउस ने इसको कंफर्म किया कि ये उनकी सास की आवाज है? क्या किसी ने उनसे राब्ता किया, उनसे पूछा कि क्या ये आपकी आवाज है? क्या किसी ने इस बारे में कोई तहकीकात की? नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जी, तो आपने मुलाहिजा फरमाया कि पहले वो क्या फरमाया करते थे, बाद में वो क्या फरमाते हैं। अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है, मैंने आपको बताना है कि जनाब जी इस वक्त पार्लियामेंट ने ये फैसला कर लिया है कि पीटीआई को किसी सूरत हमने पार्लियामेंट में दाखिल नहीं होने देना, जबकि पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होने के लिए पीटीआई की पूरी कोशिश है कि वो वहाँ पर जाएं, लेकिन बड़ों ने फैसला कर लिया कि अब हमने उनको दाखिल इसलिए नहीं होने देना क्योंकि उन्होंने जो अपने
इस्तीफे दिए हैं, तो उसके बाद जो है उनका कोई हक नहीं पहुंचता कि कोई अननोन पर्सन जो है वो पार्लियामेंट में दाखिल हो सके। तो देखते हैं कि टक्कर अब कहां तक जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि पीडीएम अब इनको बख्शने वाली नहीं है। पीडीएम ने तो खैर घुटने टेक दिए थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है ना वो इस चीज़ पे बड़ी मजबूती के साथ कायम दायम रहे हैं। उन्होंने सीजे के साथ यानी कि बातचीत भी बंद करवाने वाले वही हैं। तो अब जनाब अली, अब देखते हैं कि ये क्योंकि एहतसाब शुरू होने जा रहा है उमर अता बंदियाल और उनके 2 साथियों का, और साथ में पीटीआई को उन्होंने कहा है कि जी इनका टोटल हमने सफाया करना है। तो लेट्स सी ये मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि खान साहब आजकल तबलीग करते दिखाई दे रहे हैं, और खान साहब ने पैम्फलेट्स भी बांटने शुरू कर दिए हैं। खान साहब कह रहे हैं कि एक तबलीग वो है जो रायविंड में होती है और एक तबलीग वो है जो खान साहब कर रहे हैं। जरा मुलाहिजा फरमाइए। कोशिश हम करेंगे कि आपको जाने से पहले पैम्फलेट्स दे दें। वो मैंने उसको कहा हुआ पैम्फलेट से आपने अपने जब इलाकों में जाएंगे तो लोगों को समझाएं ये तबलीग है, एक रायवंड में तबलीग है, एक हम तबलीग कर रहे हैं। जी तो जनाब अब बात कर लेते हैं आज के आखिरी पॉइंट की, जो कि एक खुशखबरी है। तो खुशखबरी मैं आपको लास्ट में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि जितनी नेगेटिव बातें हैं, जितनी ये सारी चीज़ें हैं, जितनी भी ऐसी ऐसी खबरें हैं, ये सब मैं आपको शुरू में दे दूँ और उसके बाद जो है वो मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाइना के साथ पाकिस्तान की जो सी पैक की सारी तरक्की है वो इन 4 सालों में रुक चुकी थी, बिल्कुल फुल स्टॉप हो चुकी थी। मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन फाइनली चाइना के साथ दोस्ती हो चुकी है, पाक चाइना बॉर्डर खुल चुका है, और अब फाइनली चीन ने पाकिस्तान के साथ जो है वो मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैं देख रही थी 58 अरब का शायद मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। और वो मंसूबा किस चीज़ का है? चाइना ने गवादर से लेके काशगर तक जो है वो रेलवे लाइन मंसूबा पेश करने की पेशकश पाकिस्तान को कर दी है। और अगर ये मंसूबा कामयाब होता है तो आप सोचिए कि जहां जहां रेलवे ट्रैक्स बिछेंगे उन लोगों की ज़मीनों की कीमतें बढ़ेंगी, वहाँ पर रोज़गार आएगा। और वैसे भी अब बस सर्विस शुरू हो गई है, काशगर तक पाकिस्तानी जा सकते हैं, तो पाक चाइना ट्रेड शुरू हो जाएगी, पाक चाइना दोस्ती शुरू हो जाएगी। नो डाउट के बीच में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, मगर नो डाउट के बीच में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, लेकिन हमें पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हर मुल्क के अंदर होती रहती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आप लोगों ने अब आगे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि खान साहब की तबलीग के बारे में आप लोगों का क्या कहना है। चाइना जो पाकिस्तान के साथ रेलवे ट्रैक बिछाने जा रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है। पिंकी आंटी जो चिल्ले पे बैठ गई हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। सहर बंदियाल जो उनकी बेटी हैं वो जो ज़मान पार्क में जा रही हैं बार बार और पैगाम रसानी कर रही हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। जो 4 ऑडियोज़ के बारे में मैंने आपको बताया जिसकी वजह से उनके जिस्म में दर्द हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है। खान साहब का आपका मुस्तकबिल अब क्या नजर आता है, और जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाए हैं खान साहब के कि पहले वो क्या कहा करते थे और अब वो क्या कहते हैं, और किस तरह से वो जलेबी की तरह जो है वो यू टर्न लेते हैं, उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। ये जो हलाल मज़ाकरात किए जा रहे हैं अब, यानी कि जो कहते थे कि हराम है ये सब कुछ इनसे बातचीत करना, वो हलाल मज़ाकरात में बदल चुके हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। और साथ ही आप लोगों ने बताना है इमरान रियाज खान साहब के बारे में कि पहले वो क्या बोलते थे और अब वो क्या बोलते हैं, और कितनी झूठी खबरों को प्रमोट करके रोजाना कितना प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है पिछले 4 साल में, जो लोगों की माइंड मेकिंग की गई है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों का क्या कहना है। जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कॉमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।